नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में सियासत हो और जाति धर्म की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेता सियासी मंच से राम रहीम के नाम पर असरदार नारों को बुलंद करते हुए दिखते हैं। लेकिन अब ये नारे सियासी मंच से निकल के विधानसभा तक पहुंचने लगे हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। दरअसल वहां पर सोरेन सरकार ने इस कदम के बाद अब यूपी विधानसभा में भी नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरे की मांग शुरू हो गई है। इसमें विधायक इरफान सोलंकी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि इबादत के लिए कमरा बना देने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सोलंकी ने इसमें आगे यह भी कहा कि इबादत भी जरूरी है और विधानसभा का सत्र भी जरूरी है। अब विधानसभा से निकली यह धर्म वाली सियासत बिहार में भी इन दिनों गर्म है, क्योंकि बीजेपी विधायक ने विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी है। ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि विधानसभा में मंदिर और मस्जिद का आखिर क्या काम है? विधानसभा में विधायक आखिर अपना धर्म क्यों तलाश रहे हैं? आज नमाज तो कल पूजा की, इस पर बात होगी। क्या विधानसभा में पूजा और नमाज जरूरी है? इस पर सवाल तो बनता है। तो क्या विधानसभा में पूजा पाठ या नमाज जरूरी है? यह सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बात झारखंड विधानसभा से शुरू हुई उसके बाद ये कुछ सवाल इस पर उठने लाजमी हो, और वो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो आंच आप देखें उत्तर प्रदेश तक आ गई है। आज की बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर एक नजर पहले डालेंगे। विधानसभा में मंदिर और मस्जिद का आखिर क्या काम है? ये अपने आप में सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप परिभाषा संविधान के हिसाब से देखें तो फिर पंथ निरपेक्ष उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, और पंथ निरपेक्ष अगर राज्य है या राष्ट्र है तो फिर वहां पर धार्मिक गतिविधि की इजाजत वो भी विधानसभा के अंदर कैसे हो सकती है? सवाल इस बात का है कि विधानसभा में विधायक आखिर अपने धर्म को क्यों तलाश रहे हैं? क्या इससे कहीं सियासत को जोड़ते हुए अगर आप देखें तो चुनावी फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं है? आज नमाज की अगर बात है तो फिर कल पूजा की भी बात होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा की भी अब मांग होने लगी बिहार विधानसभा में। और क्या विधानसभा में पूजा पाठ और नमाज जरूरी है? ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए आपको सबसे पहले विधायक इरफान सोलंकी के उस बयान को सुनवाते हैं जिसमें वो विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए होना चाहिए। जैसा कि आजकल चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी हाल ही में बम्बई का भी मामला सामने आया है, और मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूँ, और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है, और वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है, और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है, जैसा कि आजकल। तो इरफान सोलंकी की तो इस बात को आपने सुन लिया, उन्होंने क्या तर्क रखा ये भी आपने सुना, लेकिन इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का ये बयान उत्तर प्रदेश में मुद्दों के अभाव में जूझ रहे विपक्षी दलों की हताशा का परिणाम है, जिसके कारण वो उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का मिलाजुला प्रयास कर रहे हैं। इरफान सोलंकी जी धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र है, पिछली बार हमने देखा है कि उन्होंने मुसलमानों का विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाकर किया था। अब उनकी मंशा विधानसभा से कमरे के बाद उनकी मंशा आगे बढ़ेगी, वो अस्पताल में भी कमरा मांगेंगे, वो रेलवे स्टेशन पर कमरा मांगेंगे, वो हवाई अड्डे पर कमरा मांगेंगे। वो माननीय विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और किसी भी विधायक को अपने अध्यक्ष, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वो सुप्रीम शक्ति होती है और वो उससे विनती कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है कि हम अपनी बात किसी के सामने रख सकें। उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला
माननीय उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का इसमें अलग से कोई राय नहीं है कि जो भी फैसला करना होगा वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। और जो आपने उदाहरण दिया है वो छत्तीसगढ़ का नहीं, झारखंड का है। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है, उन्होंने जरूरी समझा। अब हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को ये तय करना है कि वो इसे जरूरी समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को आपने सुना। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर के हमलावर है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब तो मुद्दों का अभाव है और इस वजह से आप देखें इस तरीके की बातों को उठाया जा रहा है। और कांग्रेस इस पे आप देखें कि स्टैंड अपना एकदम कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए या फिर बचते हुए आप कह सकते हैं कि देखिए है कि अब इस पर जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। और जाहिर बात है ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही लेंगे। लेकिन हाँ, अब अगर ये बात कही गई है समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक की तरफ से, तो फिर सवाल इस बात का है कि आखिर विधानसभा के अंदर इस तरीके से क्या पूजा पाठ की अनुमति हो सकती है, क्या नमाज अदा करने की अनुमति हो सकती है। और अगर संविधान के हिसाब से आप देखें और संविधान जिसके दुहाई आप देखते हैं कि दिन रात इन नेताओं के द्वारा दी जाती है, तो फिर वही संविधान ये कहता है कि चाहे राष्ट्र हो या राज्य, दोनों पंथ निरपेक्ष हैं। और ऐसे में अगर सेकुलर बॉडी है तो फिर वहां पर आप नमाज अदा करने या फिर पूजा पाठ करने या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने इस तरीके की इजाजत किस आधार पर दे सकते हैं। और इसलिए अब यहां से सवाल उठता है कि आखिर इन राजनेताओं ने विधानसभा के अंदर भी अब इस तरीके की मांग को उठाना क्यों शुरू कर दिया है। आज इस पर सवाल तो बनता है। और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सुरेंद्र मैथानी जी आपका चर्चा में। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं दरगाह आला हजरत के। मौलाना शहाबुद्दीन जी आपका भी स्वागत। सतीश चंद बंजारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। सतीश चंद बंजारा जी आपका भी बहुत स्वागत। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सचिन रावत जी आपका भी स्वागत। बीडी नकवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बीडी नकवी जी आपका भी स्वागत। और रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मैथानी जी आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो बात झारखंड से शुरू हुई वो अब उत्तर प्रदेश तक आ गई। अब इरफान जी की तरफ से ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाई एक नमाज अदा करने के लिए उनको कमरा मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल कभी ऐसे होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण वो लगा देते हैं और उसी समय का नमाज का टाइम है तो भी बड़ा मुश्किल होता है ये तय कर पाना कि वो विधानसभा के अंदर रहें या फिर नमाज को अदा करें जा करके। इसलिए इस तरीके की इजाजत उनको मिलनी चाहिए, कमरा विधानसभा के अंदर होना चाहिए जहां वो नमाज अदा कर सकें। कैसे देखते हैं इसको, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के पास और इन लोगों के पास कोई अपनी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर के ये चुनाव के मैदान में आए। एक विषय में। दूसरा ये कि आप विधायक हैं, मेरे कानपुर से ही विधायक हैं, 15 वर्ष से आप विधायक हैं। आपके पिता श्री भी हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रहे हैं, आपकी सरकार भी रही है। अगर आपकी ये भावनाएं बिल्कुल ठीक थी और मुस्लिम भाइयों को आप इस वोट की राजनीति में नहीं फंसाना चाहते थे, तो आपने अपने शासन काल में इस कमरे का निर्माण भी क्यों नहीं कर लिया। आपने तो सारे काम कर लिए। आपने जगह जगह कब्रिस्तान से लेकर के और जो करना था सब कर दिया, तो ये कमरा भी बना डालते। तीसरी बात कि अगर आपने वास्तव में ये चुनावी स्टंट अगर नहीं है, ये केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति अगर नहीं है, तो फिर आपने पहले वीडियो जारी क्यों किया। सदन चल नहीं रहा है, आपने विधानसभा के अध्यक्ष के पास पहले आवेदन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में। आपको पहले एक उनको सूचना देनी चाहिए थी, उनको पत्र देना चाहिए था। उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझको कोई इस बात की सूचना नहीं दी, कोई पत्र नहीं दिया, बल्कि आपने वीडियो केवल जारी किया। वीडियो जारी करने का मतलब आप खाली ये प्रसिद्धि चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहते हैं। इस प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना चाल चरित्र और चेहरा रहा है, उसी के आधार पर ये कर रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश को, इनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन है, जिससे जनता योगी जी को पसंद कर रही है, मोदी जी को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही है। और ये बौखला करके इनको लग रहा है कि हम चुनाव में चूंकि स्टैंड नहीं कर सकते, तब हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं है,
तो हम इन बातों को लेकर के जनता के बीच में जनता को भड़काएं और मुस्लिम वर्गों का वोट पाएं, क्योंकि मुस्लिमों के वोट के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों में होड़ मची। ये मुझे लगता है स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको ये लगता है कि भाई इजाजत इस तरीके से, वो भी विधानसभा के अंदर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा मांगा जाना, इसको सिर्फ चुनावी तौर पर जोड़ दिया जाए, या फिर वाकई में इरफान सोलंकी जिस बात को कह रहे हैं उसको भी आप जायज ठहराएंगे कि हाँ भाई ठीक है, अब उन्होंने सवाल भी लगाया है, नमाज का भी टाइम है, अब वो कैसे ये निर्धारित करें, एक कमरा हो तो नमाज अदा कर सकते हैं वहां पर? कैसे देखते हैं इस रिएक्शन को आप? देखिए, हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है वो एक जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, और जमहूरी निज़ाम में हमारा मुल्क जो है, इसमें कोई इसकी कोई मजहबी परिभाषा नहीं है, और न इसको मजहबी नुक्ते नज़र से कभी देखा गया है। तो इस वजह से नमाज के लिए अलग से कमरा मांगना मुनासिब बात नहीं है, और ये दुरुस्त नहीं है कि अलग से असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नमाज के लिए कमरा अलग से मांगा जाए, जगह मांगी जाए। दरअसल नमाज के लिए, और अगर शरई नुक्ते नज़र से अगर इसको देखेंगे तो वो ये है कि इस्लाम के तमाम अरकान में सबसे अहम रुकन नमाज है, और नमाज पढ़ने के लिए शरीयत इस्लामिया ने कोई जगह मुकर्रर नहीं की है। कुरान में फरमाया कुल्लु जुइल अर्द मसाजिदन, यानी तमाम ज़मीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दिया है, यानी सजदा करने की जगह बना दी है। तो उसके लिए कोई कमरे की ज़रूरत नहीं है, या कोई प्लाट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मकान दुकान की ज़रूरत है। जहाँ आपको वक्त मिले, जहाँ नमाज का वक्त हो जाए, जहाँ हो साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर आप नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। तो अगर असेंबली चल रही है या और भी किसी अहम काम में मशगूल है तो वक्त हो गया तो 5 मिनट में कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर कमरा के लिए मांगा जाएगा, जगह मांगी जाएगी, मुतालबा किया जाएगा, वैसे मुतालबा करने का हर एक एमएलए को हासिल है कि वो मुतालबा स्पीकर से करता है, वो करे, अब मजालिब है, मगर उसके मुताबिक कहाँ तक मिल सकती है या नहीं मिल सकती है अलग बात है। तो यानी मुतालबा करना मेरे नजर से दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपकी नजर से दुरुस्त नहीं है, आपने इस बात को कह दिया, लेकिन हाँ ठीक है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सचिन रावत जी। या हर तबके के ताल्लुक नहीं ठीक है, देखिए सवाल इसी बात का है ना, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, विधानसभा भी, राज्य भी, और संविधान की अगर आप दुहाई दे रहे हैं तो फिर इस तरीके की मांग के पीछे की वजह क्या है, इस पर तो सवाल बनता है ना भाई। सचिन रावत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब अगर इस तरीके की बात कही जा रही हो कि भाई एक कमरा उनको दे दिया जाए, और हवाला इस बात का भी है क्योंकि झारखंड के अंदर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? सचिन रावत जी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सोलंकी साहब पढ़े लिखे विधायक हैं, और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की जो बात है, जिनका वर्जन आया है, उन्होंने कहा है कि हमें कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन सोलंकी साहब ने वीडियो जो जारी किया है, उस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि विधानसभा से अगर नमाज पढ़ने की, इबादत करने की अगर दूरी होती है तब एक कमरा दिया जाए। आज सोलंकी जी को मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा के गेट नंबर 8 के बगल में ही मस्जिद है। इनके तमाम विधायक समाजवादी पार्टी से हो या और विधायक हो, वो वही नमाज अदा करने जाते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देकर के उन्होंने जो ध्रुवीकरण की सियासत की है, इससे समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, आयुष जी, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के महिलाएं, उत्तर प्रदेश के किसान अपने मुद्दों के लिए वोट करने जा रहे हैं। आप कितना भी ध्रुवीकरण कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ध्रुवीकरण करते हैं तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन आज सोलंकी जी को अगर कोई दिक्कत है तो उनको विधानसभा अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात रखनी चाहिए। आप वीडियो जारी कर देते हैं, उससे क्या होगा? उससे समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया ना कि ध्रुवीकरण की सियासत समाजवादी पार्टी करती है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं हिंदू मुस्लिम कराना। आज अगर देश में पोलराइजेशन करेंगे, प्रदेश में पोलराइजेशन करेंगे, तो आने वाले समय में ध्रुवीकरण की सियासत करेगी। चलिए, ध्रुवीकरण की सियासत के तौर पर आप इसको देख रहे हैं। सतीश चंद्र जी, आप इसको कैसे देखेंगे? कि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? जी देखिए, ये विषय न्यायालय का है, कोर्ट का है कि ऐसा हो या ना हो। लेकिन इस पर एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये धार्मिक उन्माद पैदा करना है, धार्मिक
वैमनस्यता पैदा करना है। ये धार्मिक वैमनस्यता पैदा करना है। और अभी देखिए, पैदा भी क्यों ना हो, जिस देश का प्रधानमंत्री एक रंग में रंगा हो, जिस देश का प्रधानमंत्री एक रंग में रंगा हो, तो वहां धार्मिक उन्माद पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। जब देश में ईद आती है या दीपावली आती है या दशहरा आता है, उसकी मुबारकबाद दी जाती है, तो ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं? जब ये अल्पसंख्यकों का सम्मेलन करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ रिझाना चाहते हैं, तो उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं। एक अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कलर के स्वापे तो जरूर पहनते हैं, लेकिन उन कलरों की परिभाषा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, उनकी परिभाषा उनको मालूम नहीं है। इसलिए ये धार्मिक उन्माद की जननी अगर है तो ये बीजेपी है। अगर ये धार्मिक उन्माद जो पैदा हो रहे हैं, इसकी देन बीजेपी की है, क्यों नहीं होगी? आप कहां देखेंगे? इन्होंने कहा जय श्री राम, तो उन्होंने कहा जय भीम। उन्होंने राम के बराबर भीम को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये धार्मिक उन्माद नहीं है तो क्या है? वो अपने लिए कमरे नहीं मांगे तो क्या मांगेंगे? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक उन्माद पैदा ना हो? बीजेपी के पास कोई ऐसी युक्ति है जो हिंदू मुस्लिम ना नहीं? हो? ठीक है, लेकिन सतीश चंद जी, आप भाई देखिए, नमाज के लिए कमरा मांगा गया है। कल ये हो सकता है कि कोई कहेगा कि हमको भाई पूजा करने के लिए एक कमरा दे दीजिए, फिर कोई कहेगा कि हमको भी इबादत करने के लिए भाई बना दीजिए, क्रिश्चियन अलग मांग करेंगे। भाई ये सवाल तो इसी बात का है ना। आप बाहर विधानसभा के बाहर अपना धर्म आप कैसे मानते हैं, इसकी पूरी छूट है, लेकिन विधानसभा के अंदर कमरा स्पेसिफिक नहीं आयुष जी, विधानसभा के अंदर भी मस्जिद बनी हुई है। ये वहां पर जाकर के नमाज अदा करें। विधानसभा के अंदर इन्होंने वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करने का क्या मकसद है? सही है कि गलत है, मुझे ये बताइए। ठीक है, आपने उसकी पूरी पृष्ठभूमि तो बता दिया मुझे, ठीक है, वो पृष्ठभूमि मुझे भी पता है। सतीश चंद्र बंजारा जी, मुझे ये बताइए, वो सही है कि गलत है? आपके हिसाब से वो सही है कि गलत है? ये एक कमरा नहीं, आप मैथानी जी एक सेकंड, सतीश जी, ये सही है कि गलत है, मुझे ये बताइए। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इस है, तरीके की मांग करना बिल्कुल गलत है। ठीक है। अब रजनीकांत मिश्र जी, भाई सहयोगी तो आप हैं समाजवादी पार्टी के, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं होना चाहिए कि भाई धार्मिक गतिविधि के लिए विधानसभा के अंदर भी अलग से व्यवस्था हो जाए? फिर नमाज के लिए कल कोई कहेगा हमारा मंदिर भी बना दीजिए वहां पर, फिर कहेंगे चर्च भी बना दीजिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि विधानसभा जो है वो संविधान के द्वारा बनाए हुए चीजों की बहस करने की जगह है। जो भारत का संविधान है, जो भारत के रूल रेगुलेशन है, उस पर बैठ के बात करने की एक जगह है। और हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। और इस बयान पर मेरा कोई मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। और मेरा ये कहना है कि जो भी आपने कहा कि इस तरह से कल सरदार कहेंगे कि गुरुद्वारा बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं इसको चाहता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ा जाए। जैसे अभी आई कि अभी चिट्ठी नहीं आई, तो ये वीडियो कैसे वायरल हो गई? अगर चिट्ठी नहीं आई तो वीडियो कहां तक सही है, क्या गलत है? अभी विधानसभा में इसकी चिट्ठी पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष इसका वो ले, फिर इस पर बात हो, फिर इस पर बहस हो। मेरा सुझाव तो यही है। और मेरे ख्याल से कि बहस तो बहुत सारी चीजों पर होनी चाहिए। एक से एक मुद्दे आ जा रहे हैं जिसमें असली बहस छुप के रह जा रही है। नहीं, तो ये बहस का मुद्दा इसलिए आता है ना भाई, क्यों सब धर्मों की बात करते हैं। झारखंड के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अगर ये बात कहना शुरू कर दें, एक वीडियो सामने आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम अब उस लाइन से हटते हुए, या फिर वही बात जो अभी यहाँ पर सचिन जी ने कही कि भाई ध्रुवीकरण करने की हर कोई कोशिश में लगा है, सबको दिख रहा है कि अगर हम इस तरीके से कुछ करें तो हो सकता है कि कम्युनिटी का वोट हमको मिल जाए। वरना इरफान जी के इस स्टेटमेट का क्या मतलब है? नहीं है, इनको बात करनी चाहिए, रोजगार की इनको बात करनी देखिए ये तो आप देखिए, आप आयुष जी, आप एक चैनल को वो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में एक नई पद्धति बीजेपी ने शुरू कर दी। यहाँ पर तमाम नहीं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रजनीकांत जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अल्टीमेटली तो सहयोगी पार्टी ही है ना।
समाजवादी पार्टी के साथ ही आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। मुझे बताइए कि क्या इस सोच से आपका जी मैं इत्तेफाक है सहयोगी कि पार्टी नहीं? हूं। आपने सपा के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया। नहीं, हम इसको विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर बात करते हैं कि वो देखें वो क्या कहते हैं। तो गलत है कि सही है? वो विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर है। वीडियो पे मैं क्या बात उस पर आरएलडी का स्टैंड क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। भाई कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, एसबीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, आरएलडी में तो अपना स्टैंड तो बताए ना, या फिर इस पर डालकर छुपने की कोशिश है बीजेपी की तरह राजनीतिक स्टैंड दे के। भाई सही है गलत तो बताएंगे ना। बीजेपी की तरह राजनीतिक स्टैंड जातिवाद में धर्म में बांट के मैं इस पक्षधर नहीं हूं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं किसी भी धर्म में सारे धर्म का आप ये मान रहे हैं कि सारे धर्म का सम्मान करता हूं। आपको लगता है कि इरफान जी मैं धर्म की राजनीति का पक्षधर नहीं हूं। तो इरफान जी जो बात कह रहे हैं वो धर्म की राजनीति इरफान जी को कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, ये मुद्दा पर्सनल इरफान जी का है। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलत, इरफान जी से पूछा जाए, ये किसी और से न पूछा जाए। ये मैं आरएलडी का सहयोगी पार्टी आप गलत है सही है ये तो बताएंगे ना। विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर तो है, वो तो क्या फैसला लेते हैं उसका हम सब इंतजार करेंगे। लेकिन आरएलडी क्या सोचती है भाई? कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर वास्तव में रजनीकांत जी मेरा सवाल इसके साथ तो ये है, किसानों का ये सारी बातें अगर विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर है रजनीकांत जी, तो कल को कोई कहेगा कि मंदिर बनाइए, कल को कोई कहेगा गुरुद्वारा बनाइए, कल को कोई कहेगा चर्च बनाइए, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है अब इसको विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर छोड़िए? तो आप कहेंगे नहीं बीजेपी देखिए किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपने विधानसभा के अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया। इस तरह के अध्यक्ष को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, पत्र दिया नहीं, और इस तरह के मैंने मतलब वीडियो जारी करते हैं। आयुष जी मैंने पहले ही कहा, 3 बार के मैंने सुन लेते हैं, एक सेकंड मैंने पहले ही कह दिया कि विधानसभा मैथानी जी एक सेकंड सुनते हैं, पहले रजनीकांत जी को सुनते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार मैं रजनीकांत जी का स्टैंड क्लियर हो जाए पहले, एक सेकंड मैथानी साहब रजनीकांत जी की बात को पहले सुन लेते हैं। रजनीकांत जी गलत है कि सही है? रजनीकांत जी देखिए मेरा कहना है कि मैं आपको कह रहा हूं कि विधानसभा संविधान के चीजों पर बहस करने के लिए, संवैधानिक चीजों पर बात करने के लिए एक जगह है। आप उसको एक संस्थान है जो एक भारत का गर्व है। उस पर इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा ने शुरू कर दिया है, ऐसी बातें आएंगी। अब ये क्या सही है क्या गलत है, अभी इसको मैं जब तक कोई ऑथेंटिक लेटर मैं इस वीडियो पे आपको इस पर कोई बात नहीं करूंगा। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस आधार पे चलिए ठीक है। बीडी नकवी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी नकवी जी का मैं रोक कर लेता हूं। बीडी नकवी जी चलिए ठीक है, एक सेकंड। बीडी नकवी जी कैसे देख रहे हैं इरफान सोलंकी जो बात कह रहे हैं कि भाई एक नमाज के लिए कमरा होना चाहिए क्योंकि झारखंड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? ठीक है मैथानी साहब मैं आपके पास आऊंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। बीडी नकवी जी पार्टी के लिए गलत तरह की बयानबाजी करेंगे। नहीं बिल्कुल आप खंडन करिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैथानी जी मैं आपको समय दूंगा, आप खंडन कर दीजिएगा। बीडी नकवी जी को भी सुनते हैं। बीडी नकवी जी अब मैं देर में जुड़ा हूं, तो ये जो नमाज का बात हो रही है वो क्या हो रही है, क्या इशू क्या है? बीडी नकवी जी, इरफान सोलंकी जी ने यह कहा कि नमाज के लिए विधानसभा के अंदर एक स्पेसिफिक कमरा होना चाहिए क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उन्होंने लगा दिया, अब नमाज का टाइम भी वही है और सवाल का भी टाइम वही है। ऐसे में दिक्कत यह होती है कि वो विधायक क्या करे। उन्होंने कहा कि झारखंड के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, वहां के मुस्लिम विधायक नमाज कर सकते हैं, तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या विधानसभा के अंदर भी पूजा पाठ या नमाज के लिए इस तरीके से अलग से कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, इस बात को मैं ऐसा कहूंगा कि विधानसभा का जो हॉल है, जो भी यहाँ उससे कहीं दूर जगह हो, वहां तो आसपास होना कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि नमाज का पूजा घर वहां होना चाहिए। वहां कानून का मामला होना है, कानून बनना बिगड़ना है, जो भी है हिंदुस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है, एक अदारा है वो कानून बनाने का। तो अब वो ये कहेंगे साहब 10 मीटर पर हो, आसपास हो, मैं नहीं मानता। भाई यूपी विधानसभा के पास बराबर मस्जिद मौजूद है छोटी सी, और तकरीबन हम ये देखते हैं कि यूपी के अंदर हर कोर्ट्स के आसपास एक छोटी मस्जिद है, थोड़े लोगों को नमाज पढ़ने की जगह है। कह रहे हैं जी
तो मैं ये नहीं मानता कि विधानसभा के अंदर होना चाहिए, ये ऐसी मैं नहीं समझता कि बहुत रेलेवेंट बात है ये। इसको मैं बहुत अहमियत नहीं देना चाहूंगा। भाई सोलंकी साहब, भाई नमाज बाद में पढ़ी जा सकती है, कज़ा भी पढ़ी जा सकती है, ऐसा थोड़ी है कि नमाज वही उसी वक्त पढ़ी जाए जिस वक्त अजान हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतना इस्लाम में इतनी रिजिडिटी नहीं है भाई। चलिए बीडी नकवी जी, आपने जो बात कही उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल इस बात का कि विधानसभा के अंदर आखिर इस तरीके से धार्मिक गतिविधियों की इजाजत क्यों मांगी जा रही है। झारखंड के अंदर जो रवायत शुरू हुई वो अब उत्तर प्रदेश तक भी आ गई है और उसकी कुछ सुगबुगाहट बिहार के अंदर भी देखने को मिल रही है। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप संविधान के हिसाब से देखें तो फिर राज्य पंथ निरपेक्ष है, तो फिर वहां पर धार्मिक गतिविधियों की इजाजत के आखिर मायने क्या हैं? क्या सीधे तौर पर इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है या फिर इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इस पर लगातार चर्चा जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, आपका रुख मैं करता हूं, कैसे देख रहे हैं सुरेंद्र मैथानी जी आप इसको? क्योंकि आपने अभी ये भी कहा कि भाई देखिए ठीक है, अब उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये पोलराइजेशन इसमें आपको कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली इसका फैसला तो विधानसभा के जो स्पीकर है उनकी तरफ से लिया जाना है। अब विधानसभा अध्यक्ष ही इस पर फैसला लेंगे, तो अगर वो कह भी रहे हैं इस तरीके की बात को तो उसके क्या मायने? देखिए तो आपके हाथ में है। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी फैसला तब लेंगे जब आप इसको संवैधानिक तरीके से, सदन चल नहीं रहा, आपने कोई इसमें अपनी तरफ से प्रतिवेदन दिया होता, अपनी इच्छा को वहां जाहिर किया होता, तब तो ये होता। इसका मतलब ये है कि आपने इसको वहां पर कराना नहीं है। नमाज पढ़ने की आपको जगह नहीं चाहिए, लेकिन आप मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ करने के लिए और हिंदू वर्सेस मुस्लिम इस चुनाव को करने के लिए कहते हम लोगों को हैं और कर खुद रहे हैं, चेहरा इनका दिख रहा है, ये करने के लिए आपने मात्र एक वीडियो वायरल कर दिया। और वीडियो वायरल करके कल को आप एक वीडियो वायरल कर देंगे कि तालिबानियों को भी यहाँ पर एक राजदूत बनाया जाए, फिर आप कह देंगे कि आतंकवादियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल आपको प्रदेश में बैठा लिए, देश में बैठा लिए, कुछ भी कह देंगे जो मुंह में आएगा। ये देश है, ये संविधान के हिसाब से चलता है, या आपके कुछ भी कह देने से? लेकिन मैथानी जी, क्योंकि यहाँ पर अभी सतीश चंद्र बंदारा जी ने ये बात कही कि भाई इसकी परिपाटी, इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की और आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए कि आप एक धर्म का कोई त्योहार है उसको लेकर के तो आप लोग उनको जो है शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नहीं देते हैं। एक धर्म को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दूसरे पर उदासीनता रहती है। ये खाई आप लोगों ने खींची और अब उसी का फायदा उठाने की और पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार आप लोग हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। देखिए आयुष जी, अपने अपने धर्म पे और अपने अपने आस्था पे सबको स्वतंत्र हैं। अब हम प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी का व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति अपना प्रकटीकरण करे। आप समझ लीजिए कि अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे लो राम मंदिर की बात करते हैं। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम अपने ही देश में राम मंदिर के लिए 400, 500 वर्ष तक लड़ते रहे और अपनी कुर्बानी देते रहे। पाकिस्तान का कोई उदाहरण एक आप बता सकते हैं क्या कि वहां पर किसी मस्जिद के लिए वहां की आवाम संघर्ष कर रही हो 400 वर्षों से, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं? ये हालत हमारे देश में होगी, उसके बाद आप कुछ भी कह देंगे और आप संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे। मैथानी साहब, पाकिस्तान के साथ क्या तुलना करनी? भाई पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, वहां हो सकता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको पंथ निरपेक्ष नहीं बताता है। यहाँ पर तो यहाँ तो पंथ निरपेक्षता है ना, यहाँ पे पंथ निरपेक्षता है, और अगर उसके बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की रवायत को शुरू करे तो फिर वही पार्टियां आगे भी उसको कंटिन्यू करती हैं। इसलिए आरोप वही मैं कह रहा हूं, इनके पास चूंकि जनहित का कोई मुद्दा है नहीं, इनकी सरकार को पूरी तरह नकार दिया लोगों ने और दोबारा इनके आने की कोई संभावना नहीं। योगी मोदी जी में पूरी तरह आस्था है और लोग अपना आशीर्वाद बृहद रूप से फिर से योगी जी को देने जा रहे हैं और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आंकड़े जब इनको पता चल गए तब ये इस प्रकार के भ्रम को फैला करके उपलब्धियों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपने आचरण और व्यवहार पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये अपने कार्यों का उल्लेख करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये जनता के लिए अपनी नीतियों को बताकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये जनता के भले के लिए नहीं लड़ना चाहते, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रदेश की उन्नति के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं। ये केवल चुनाव, चूंकि इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए मुसलमानों के ही
वोटों के आधार पर सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों, आप इनसे पूछ लीजिए, तीनों लोगों से, सबने साथ साथ चुनाव लड़ा, सपा कांग्रेस ने भी लड़ा, सपा बसपा ने भी लड़ा, तो इनको अब बचा क्या? ये मुस्लिम वोट कौन लेगा, पहले ये तय कर ले, उसके बाद ये बात करें कि हमको विधानसभा में नमाज के लिए स्थान चाहिए। मैथानी साहब, मतलब आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं, विषय मैं क्यों नहीं चाहिए, हमारे लिए तो हमारा मूल मंत्र है। मैंने पहले कहा था सबका साथ सबका विकास। तब आपने कहा ना इनसे पूछ लीजिए, मूल मंत्र है भाई। आप तो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां यही बात बोलेंगी। वर्ग के लोगों को लेकिन स्पेसिफिकली जब आप इस बात को कहेंगे तो फिर मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, ठीक है मैं पूछ लूंगा, आपका सवाल आ गया, वो जवाब देने के लिए आपके यहाँ पे सहयोगी, आपके यहाँ पे जो विपक्षी मित्र बैठे हैं वो जवाब दे देंगे बातों का। मौलाना शहाबुद्दीन जी, मुझे ये बताइए, क्या जो बात इरफान जी की तरफ से कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सियासी नजर आती है, या वाकई में आपको लगता है कि भाई उनकी आस्था का भी विषय हो सकता है, या सियासी तौर पर आप इसको सिर्फ देखते हैं? विषय अगर आस्था का हो सकता है आयुष जी, तो आपने वहां प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया? नहीं, ठीक है मैथानी साहब, मेरा सवाल शहाबुद्दीन जी से, मेरा सवाल शहाबुद्दीन जी से, संविधान का ज्ञान नहीं है क्या? ठीक है मैथानी साहब, अब संविधान का ज्ञान उनको है कि नहीं है ये तो वो जानेंगे, और आपके विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे, अब उन्होंने दिया है नहीं दिया प्रतिवेदन, उस पर भी हम लोग, ठीक है उस पर भी हम लोग इंतजार कर लेते हैं। मैथानी साहब अब और लोग को सुन लेते हैं, अब थोड़ा सा और लोगों को सुनते हैं। शहाबुद्दीन जी, क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी आपको नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि उनकी आस्था है इस वजह से उन्होंने इस तरीके की बात को कहा? देखिए, जहां पर रिवायत कायम है उस रिवायत को तोड़ा ना जाए और नई जगह पर नई रिवायत की बुनियाद डाली ना जाए। देश झारखंड है, वहां पहले से एक कमरा नमाज के लिए बना हुआ है तो वो बना रहे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की असेंबली लखनऊ में कोई कमरा पहले से किसी भी मजहबी इबादत के लिए नहीं बना है, इसलिए वहां इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब मुतालबा करना बेमाना सा है, क्योंकि वहाँ एक कदीम बहुत मस्जिद, बिल्कुल विधानसभा के पीछे एक मस्जिद है और सामने भी एक छोटी सी मस्जिद है, तो इबादत करने की वहाँ पे जगह मौजूद है, इसलिए नई जगह की और नई परंपरा डालने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ है तो वहाँ कायम रहे, वहाँ पर कोई एतराज की बात नहीं है और वो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि सियासत है, मतलब शहाबुद्दीन जी आप मानते हैं कि सियासत है, आपको लग रहा है ये सियासी है? सियासी लोग हर उस बात में इशू बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं और सियासी मकसद हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करीब है, इस वजह से ये एक हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जा रहा है। तो हमें और आपको जरूरत नहीं है, यानी आवाम सब समझती है और वो हिंदू मुस्लिम के मामले में पड़ने वाली नहीं है। वो तमाम चीजों को समझती है कि फिरका परस्त ताकतें क्या कर रही हैं और जो बनामे सेकुलर हैं वो क्या कर रही हैं। इसलिए बहुत संजीदगी के साथ और समझदारी के साथ पब्लिक जो है वो तमाम बातों को समझती है। इसलिए समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा है और सियासी मकसद के लिए इस तरीके से इश्यूज उछाले जाते हैं और उन पर बहसें होती हैं ताकि लकीरें खींचे, लोगों के जहनों में नफरत और मुनाफरत भरे। तो ये इससे बचना चाहिए। ठीक है, सचिन रावत जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए आयुष जी, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ध्रुवीकरण की सियासत को लगातार आपने बढ़ाया। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2017 और 2019 कर दिया सचिन जी, प्रश्न आपसे विधानसभा में नमाज के लिए स्थान का हो रहा है, आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या जानते हैं? मोदी जी को पूरा देश अगर समर्थन दे रहा है और आप सबको नकार दिया है, तो यही तो प्रमाण होता है। किस आधार पर, कौन सा पैमाना है जिस आधार पर आप प्रधानमंत्री को अच्छा या बुरा कह सकते हैं? लोगों का आशीर्वाद और जनादेश जिसका हम सम्मान करते हैं वही तो पैमाना है। आप कह नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको भी इरफान सोलंकी की भाषा के साथ ही आप जुड़ रहे हैं। आपने या तो दम नहीं है ये बात कहने, और या आपको ज्ञान नहीं है इसका। आप डिबेट को भटका रहे हैं या डिबेट से भाग रहे हैं। आपको डिबेट में रहना चाहिए, डिबेट से भागना नहीं चाहिए, विषय से भागना नहीं चाहिए। बताइए ना
जवाब दीजिए। आप ध्रुवीकरण की सियासत को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, तो आज अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो इनका यही एजेंडा रहा। कोई एक उदाहरण बता दीजिए, मैं क्या आपको उनके वर्जन सुनवाऊं क्या, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 125 करोड़ 130 करोड़ जनता के लिए सरकार होती है और सरकार समर्पित हो रही है। नहीं मैथानी जी, देखिए उदाहरण के लिए सुनना भी पड़ता है ना भाई। मैथानी जी आप ठीक है, देखिए सचिन जी ने ये बात कही तो उदाहरण वही देंगे, वो बताएंगे कि आपने कैसे ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की है, या फिर वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लेकर जो बात कह रहे हैं। चलिए ठीक है मैथानी जी जवाब लेते हैं। मैथानी जी जवाब, मैथानी जी देखिए एक तो वैसे भी ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी। मैथानी जी यहाँ जनता समझदार है ना, इसीलिए तो हम लोग पब्लिक डोमेन में है ना सारे लोग। अब जनता पे छोड़े, लेकिन सचिन जी ने जो बात कही थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। मैथानी जी सुने, सचिन को डिबेट में रहना चाहिए, ठीक है, इनको डिबेट से भागने मत दीजिए। नहीं डिबेट से कोई नहीं भाग रहा है, डिबेट से कोई नहीं भाग रहा है। सचिन जी कहां का विषय कहां ले जा रहे हैं? सचिन जी जवाब दें। देखिए मेरा यही कहना है, मुख्यमंत्री जी को ये मालूम है लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह की बात की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार ध्रुवीकरण की बात कहते हैं, मार दो, पीट दो, काट दो, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा होती है। तो आज जिस तरह से सांप्रदायिक को बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान करती भारतीय जनता पार्टी, क्यों प्रधानमंत्री जी काट दो पीट दो, एक बयान दिखाएंगे आपकी जो मुंह में आए कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? पहले अपने नहीं ठीक है सचिन जी, देखिए उदाहरण देना पड़ेगा। अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो भाई वो उदाहरण मांगेंगे, आपको उदाहरण के साथ उनको बताना चाहिए कि फला दिन की घटना, फला दिन का ये स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, ये आप उनको बताएंगे तभी वो मानेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग रहे होंगे। ठीक है, रजनीकांत मिश्र जी बताइए एक भी वर्जन। रजनीकांत मिश्र जी ये सब कर दो, जो भी मुंह में आएगा वो बोल देंगे क्या? ठीक है, रजनीकांत मिश्र जी बात करिए। जो रवायत शुरू हुई उसी पर अब समाजवादी पार्टी भी चलती हुई दिख रही है। क्या ये लग रहा है कि बिना इसके कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चुनावी नैया है वो पार नहीं लग पाएगी? इसके पास आयुष जी केवल यही विषय बचा है, उपलब्धियां कुछ है नहीं, इनका पुराना मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए विधानसभा इन्होंने एक संवैधानिक जगह है, लोगों के घरों में, मकानों में, दुकानों पे। देखिए नथानी जी बात सुनिए, सिंबल बना हुआ था, उस समय नारे लगते थे कि जिस गाड़ी में सपा पहले आप बात तो सुनिए, बैठा गुंडा, किस तरह की जनता आवाज उठाती थी, तो इनके पास मुद्दा कहाँ है? नहीं ठीक है, आप मुद्दा सुनना भी पड़ेगा, मुद्दा सुनना पड़ेगा। मैथानी जी आप कह देंगे कि उनके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा सुनना भी तो पड़ेगा ना, वो बताएंगे मुद्दा क्या उनके पास। नथानी जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं। ठीक है रजनीकांत जी, क्या सरकार ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था, आप मुद्दे को मत भटकाइए विधायक जी, आप सम्मानित विधायक हैं, आराम से सुनिए। आप सदन में बैठते हैं, आप बात को सुनिए। हम वीडियो वायरल करके आप बात सुनेंगे नहीं, बात को संवैधानिक रख सकते हैं। आप मुद्दे को राम मंदिर पे ले गए। अरे किसानों जानकारी भी इनको आयुष जी इनको चुप कराइए तो बात तो हो। ठीक है मैथानी साहब भाई सुन ले, अब सुन ले, सुने ये इनको चुप तो कराइए। नहीं वो शांत है, ठीक है आप बोलिए बात रखें। ये कह रहे हैं कि सब लोग मुद्दे से भाग रहे हैं, आप नथानी जी कह रहे हैं मुद्दे से भाग रहे हैं, मुद्दे से आप भाग रहे हैं। आप मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर कोर्ट बनवा रहा है, 130 करोड़ जनता मंदिर बनवा रही है, आप थोड़ी ना मंदिर बनवा रहे हैं। आप क्यों मंदिर बनवाएंगे? क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में? आप केवल मंदिर की बात करेंगे, आप किसी चीज की बात नहीं करेंगे। आप विधायक जी सुन लीजिए, सम्मानित विधायक हैं आप दूसरे की बात सुनिए, क्या जानते आप दूसरे की बात सुनिए की आदत डालिए। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप आदत डालिए बात सुनने की ना, बात करेंगे, हम लोगों की बात सुनिए तो देना पड़ेगा। जनता डिबेट को हाँ तो सुनिए, मुझे मुद्दे से आप भटक रहे हैं और मुद्दे से आप भटका रहे हैं, मुद्दे से आप भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए विधानसभा एक संवैधानिक जगह है। आप बताइए कि इरफान सोलंकी ने बोली है मुंह से। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं, आयुष जी इनको शांत कराइए ना। मैथानी साहब अगर इनको बुलाते हैं तो हम लोगों को मत बुलाइए। मैथानी साहब देखिए ऐसे अपने शब्द आप किसी के मुंह में नहीं डाल सकते। आपके कहने से कह दूं, कई बार उनसे पूछा, उन्होंने कह दिया और उनको जो कहना था वो कह चुके, वो घूम फिर के कैसे बनाएंगे, हमारा समय व्यर्थ होगा। क्या उनकी ये मांग संवैधानिक रूप से उन्होंने करी या नहीं करी? देखिए चलिए जवाब दें। देखिए मैंने एक बार कहा, दोबारा मैं फिर कर रहा हूं कि विधानसभा एक संवैधानिक जगह है, वहां संविधान पर, वहां सारी चीजों के लिए आप लोग चुन के जाते हैं, उस पर बात होती है। धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म में बहुत अंतर है, ठीक है।
और दूसरी चीज यह है कि विधायक जी ने क्या मांगा, क्या कहा, अभी उसका जब तक कोई लीगल पत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचता, मेरा इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है। और अभी दोनों हमारे नकवी साहब ने और हाजी साहब ने, दोनों लोगों ने इसकी मुखालफत की कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये लोग भी धर्म गुरु हैं और ये लोग भी बात सही कह रहे हैं। विधायक जी ने, सपा के विधायक ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है, मेरा सपा के साथ गठबंधन है, लेकिन मैं उसके लिए बात नहीं करता। सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं, और मुद्दे से आप भटका रहे हो। आप करो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, आप क्यों मंदिर बनवा रहे हो? चलिए मैथानी साहब, भाई देखिए उन्होंने कह दिया कि ना उनका इस बात से इत्तेफाक है, ना आरएलडी उससे कोई इत्तेफाक रखती है। और अगर इरफान जी ये बात कह रहे हैं तो उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा इस तरीके की जगह नहीं है। बहुत क्लियर है, उन्होंने बहुत क्लियर इस बात को कह दिया। ठीक है, सतीश चंद बंजारा जी जवाब दें। सुरेंद्र मैथानी जी ने कुछ सवाल उठाए आपको लेकर। जी देखिए, जो साहब ने कहा कि विकास की राजनीति करते हैं, इनका पहला नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जोड़ दीजिएगा। नहीं, हाँ, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप नारे का जवाब लीजिए। आपका नारा सबका साथ तो लिया, सबका विश्वास तो लिया, सबका विकास नहीं किया, ये असत्य है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं मैं कि तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। राजनीति मेरे प्रमाण ले लीजिए, मेरी आवाज को टेप करिए। सुन लीजिए महोदय, आप बताइए कि मुस्लिम समाजों को क्या इसका लाभ नहीं मिला? हमारी सरकार में गुरुजी सुन लीजिए, गुरुजी सुन लीजिए, गुरुजी सुन लीजिए, ज्यादा इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में मैथानी साहब, भाई देखिए सबकी बात तो सुनना पड़ेगा ना। ऐसे एक एक बात का अगर आप काउंटर करते रहेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा ना, आप अपनी बात रख पाएंगे। ठीक है, बंजारा साहब की बात को हम सुनते हैं, उसके बाद मैथानी जी बंजारा साहब की बात को सुनते हैं। मैथानी साहब सुनेंगे बंजारा साहब की बात। जवाब तो देना पड़ेगा, तो आप झुठलाइए हमें। हम सत्ता में हैं, जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाब देंगे। आप दो विकास गिनवाइए महोदय। देखिए, मैं एक आप गुरुजी से बात कर रहा हूं कि गुरुजी शुद्धिकरण की राजनीति कीजिए, आपने अशुद्धिकरण की राजनीति की है, नंबर 1। नंबर 2, बता दीजिए अशुद्धिकरण विकास नहीं, सबका विनाश किया है। कर दीजिए। क्या वो दिन आप भूल गए जब देश की जनता पैदल चल रही थी, गर्भवती महिलाएं आप देख नहीं पाए, आप लोग घरों में थे, प्रवासी मजदूरों के लिए चप्पल बना रहे थे, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आप कांग्रेस के ऊपर मांगने की कतार में खड़ा कर दिया महोदय। गुरुजी, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, सदन के मिनट्स में है कि स्कूटरों के, मोटरसाइकिलों के और ऑटो के लाइन में खड़ा कर दिया। इस पर कमेंट क्यों नहीं किया? देश की जनता को भिखारियों की लाइन में खड़ा किया गुरुजी आपने। क्योंकि आपके अंदर दया भाव नहीं है, आप परिस्थिति से आनंद लेते हैं और हम परिस्थितियों से जूझ करके लोगों को लाभ पहुंचाते नहीं है। ये ऐसे एमएलए ने पता ही नहीं है। अरे गुरुजी क्या लाभ पहुंचाया आपने? एक 5 किलो अनाज गरीबों को दिया। 5 किलो अनाज आप देख पाए? आप नहीं देख पाए कि उनको दवा कैसे दी? आप नहीं देख पाए कि उनको भोजन कैसे दिया? आप नहीं देख पाए कि किस प्रकार से यही करिए, लोग 5 किलो अनाज लेते आप नहीं देख पाए कि अपने पैसे हो जाए। कितने लोग मर गए? 5 किलो अनाज दीजिए, किया, ये नहीं देख पाए आप याद अरे गुरुजी, चलिए मैथानी साहब, देखिए ये तो सब देख रही है और जनता भी देख रही है। विपक्ष का अपना तर्क है, आपका अपना तर्क है, लेकिन नकवी साहब, नकवी जी मुझे ये बताएं कि अगर इतने मुद्दे हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश के अंदर इतने बड़े मुद्दे हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ रही है? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सुनिए पहले, अगर मुद्दों से जनता कन्विंस हो रही है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बीडी नकवी जी, चलिए ठीक है, बंजारा साहब मैथानी जी दोनों लोग शांत हो जाएं। बीडी नकवी जी, कुछ ऐसा ये सत्यता है? जनता 80 करोड़ जनता को लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। आप बैठा लिया कि जम्मू बुला के मोदी चले जाएंगे। आपने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, ये सुनने लायक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? पूरे देश को बेच दिया, ये सुनने लायक नहीं है। दिया जाए मतलब अगर हमारे भाव ऐसे हैं कि हम लोगों को कठिन परिस्थिति में सहयोग करें तो भी आपका प्रश्न है।
हम सहयोग न अरे भाई, करें ये क्या तो भी डिबेट कर आपका रहे हैं? प्रश्न क्या है। कर रही हम बात है? सहयोग न करें तो आप चलिए मैदानी साहब ठीक है, मैदानी साहब, बंजारा जी, दोनों लोग शांत हो जाए। एक सेकंड, बीडी नकवी जी, बीडी नकवी जी, अगर इतने मुद्दे हैं तो जरूरत क्यों है इसकी? बीडी नकवी जी, मैदानी साहब शांत हो जाए, मैदानी साहब शांत हो जाए। ठीक है मैदानी साहब, मैदानी साहब ठीक है, मैदानी साहब आपने कर दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया। बीडी नकवी जी ठीक है, एक सेकंड, बंजारा जी ठीक है, बंजारा जी एक सेकंड, बीडी नकवी जी, लोग नेता नहीं बनते बीडी हैं। नकवी जी, इतने मुद्दे अगर हैं तो फिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरीके की बातों को कहने की? हमारे लिए वोट का केंद्र नहीं है, हमारे लिए केवल साधन है गरीबों और जरूरतमंदों की मैथानी सेवा साहब, करने का काम। मैथानी साहब बोल लेने दे भाई, और लोग को भी बोल लेने दे, चर्चा अरे में और लोग महोदय, बोल। बोले भाई गरीबों साहब, का पर ऐसी साधन बात नहीं है, आई नहीं गरीबों भैया, को ऐसी बात बेरोजगारी अगर की बोल रहे हैं हड्डी तो में कोई सत्य ना हो। आप करके बोलिए, इतने बड़े भाई, चैनल पर आप डिबेट कर रहे हो, अपने पूरा देश देख रहा है, इतना काम बड़ा कर रहे हैं। चैनल है, क्या बोलना क्या। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इसके पॉलिटिकल मायने जरूर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, झारखंड से जो बात शुरू हुई वो अब उत्तर प्रदेश तक जरूर आई है, और अब देखना यह है कि इस पर आगे और राजनीति किस तरह के रंग दिखाती है। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।